आखिरी के 100 दिन बचे हैं जून 2024 अटेम्प्ट में, और अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके तो बेटा ये चेतावनी आपके लिए कि ये वाला अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल सकता है। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा इशू आता है जब ये टाइम कम बचता है, उनको नहीं समझ आता कि क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आज की वीडियो में हम सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स को फोकस करने वाले, उन्हें बताने वाले हैं कि आखिरी के 100 दिनों में उन्हें किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है, और ये 100 दिनों के अंदर अगर उन्होंने ढंग से पढ़ाई कर ली, डेफिनेटली गेट मोर देन 300 प्लस मार्क्स। कि सेल्फ स्टडी प्लान क्या रहने वाला है हर एक स्टूडेंट का, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। साथ साथ जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है। सेल्फ स्टडी प्लान फॉर जून 2024 फॉर लास्ट 100 डेज लेफ्ट। ठीक है जी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप भी 300 नंबर लाना चाहते हैं इस सीए फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट में, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उन्हें नोट डाउन करके इंप्लीमेंट जरूर करना। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे को पता है हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। हर एक जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स ईच है। शुरू के 2 सब्जेक्टिव पेपर यानी कि अकाउंटिंग एंड लॉ पेपर नंबर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं, और पेपर नंबर 3 एंड 4 इज ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है जी, ये वाली बात हर एक बच्चे को पता है, नहीं पता है तो पता लग गई है। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब आपको पता है यार ये 400 नंबर है और मेरे पास 100 डेज है, 100 डेज है और 4 सब्जेक्ट। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा सबसे पहले तो ये बात समझ लो, हर एक सब्जेक्ट के लिए मोटा मोटा आपके पास 25 दिन है। अब 25 डेज के अंदर आप देखते हो अपने सब्जेक्ट को कैसे खत्म करना है, तो बेटा थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है तो 25 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करना मजाक बात नहीं है। सिलेबस अच्छा खासा है इस बार, अकाउंट्स का चाहे मैं बात करूं, चाहे लॉ का बात करूं, चाहे मैथ्स का बात करूं, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात करूं, तो आसान तो नहीं होने वाली है जिंदगी। ठीक है जी, तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीजें करी जाए, किस चीज पे पहले फोकस करा जाए, क्या प्रायोरिटी ली जाए, इन सब बातों पे बात करने वाली है। तो देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 100 डेज के अंदर क्रैक करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार अभी मैं स्टार्ट करूंगा और हो जाएगा, तो हो तो जाएगा। सबसे पहले अपने पर भरोसा और उसके बाद इस वीडियो पे भरोसा जो मैं बताने वाला हूं उनको नोट डाउन करना है। देखिए सबसे पहली बात कि आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई को देने ही देने पड़ेंगे, 10 to 12 आवर्स, और ये रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मजाक बात नहीं है कि 1 महीने पढ़ के निकल जाएगा। ठीक है जी, हाँ मैं मान सकता हूं कि किसी बच्चे का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो सकती है, बट अगर आपको पहले से अकाउंट्स नहीं आती है या थोड़ा सा मैथ्स टफ लगता था या इको नहीं पड़ी हुई है तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं। बट डिफिकल्ट को आसान करने का क्या तरीका है, या 10 से 12 घंटे अगर रेगुलर इस आखिरी के 100 डेज में पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप मोर देन 300 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो, और इस बात पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, मैं मानता हूं यहां पर 25 दिन देख के एक बार डर लगता है, बट स्टिल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, हमने अकाउंट सब्जेक्ट की। ठीक है जी, हर एक बच्चा चाहता है यार इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पर अकाउंट्स के आपको 2 मॉड्यूल में बांटा गया पूरे के पूरे सिलेबस को आपने आईसीए के द्वारा। एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। अगर मैं बात करूं हमारी कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, देखो जब ओल्ड स्कीम थी तो हम पहले बोलते थे अब ये वाले चैप्टर्स कर लो, अब ये वाले कर लो, बट अब नई स्कीम के हिसाब से आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है मेरे बच्चे मॉड्यूल 1 को। ठीक है जी, पहले मॉड्यूल 2 को प्रायोरिटी देते थे, बट अब मॉड्यूल 1 को देंगे। क्यों देंगे जरा बात को समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्या आता है आपको पता है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक। ठीक है जी, इसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, बट अगर ये अच्छे से करोगे तभी आगे चीजें जाके समझ आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक करनी है। उसके बाद बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। ये वाले चैप्टर्स आपके लिए आएंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में। सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, आराम से 50 to 60 मार्क्स का पेपर यहीं से आपको देखने को मिलने वाला है, और इसको करना एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स आसान है। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग के अंदर हमें किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, देखो अब यहाँ पर टाइम कम है तो यहाँ पर ना हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ 10-12 घंटे पढ़ाई करने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मेरे को सबसे पहले देखना है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मेरे को ये तो पता है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है, उसमें पढ़ना क्या क्या है पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है सबसे पहले। इसके बाद अगर सेकंड प्रायोरिटी की बात करूं तो सेकंड प्रायोरिटी में आप पार्टनरशिप, कंपनी और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को रख सकते हैं। और सेकंड प्रायोरिटी के अंदर भी सबसे पहले अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को करना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे करना कंपनी को, और थर्ड नंबर पे करना अपने पार्टनरशिप को। ठीक है जी, हाँ जी, क्योंकि अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एज कंपेयर टू ये दोनों आसान है और यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन आने की संभावना है। कंपनी अकाउंट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप आसान है, पार्टनरशिप थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपका फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऐसे चैप्टर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी वेटेज तो है बट कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाती है आप सबके लिए। तो सबसे एंड में पार्टनरशिप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गई, सेकंड प्रायोरिटी हो गई। अब ये आपको समझ आ गया कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। अब बात को समझिए कि करना कैसे है, मतलब ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, अब करना कैसे। अब ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या कहीं और से पढ़ रहे होंगे, अपने भैया दीदी से पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, चलो कंसेप्ट आपने लेक्चर से समझ लिया, यूट्यूब लेक्चर से समझ लिया, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो हमारे भी यहाँ बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो देखो, अकाउंट्स को पास करने का, उसमें अच्छे नंबर लाने का एक ही फॉर्मूला है, सबसे पहले आ गया कंसेप्ट, सी बोले तो कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लिया, जो आपने यूट्यूब लेक्चर से, अपने भैया दीदी से, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लिया, किसी का कोर्स है तो वैसे कर लिया, हमारा कोर्स है तो वैसे वहां से अपने कंसेप्ट कर लिया, लाइव क्लासेस से करा, रिकॉर्डिंग से करा, वो आपकी कॉल है। उसके बाद आती है पी। पी बोले तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोले तो प्रैक्टिस के अंदर बेटा, अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ करते हैं इस बात की, हाँ जी, क्या गड़बड़ करते हैं, वो लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंशन में। बेटा टाइम कम है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीए मॉड्यूल को फोकस करना है। आईसीए मॉड्यूल बोले तो आईसीए मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर इतनी सारी चीजें करेंगे तो टाइम लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कह सकता हूँ, हाँ जी, और कम से कम 5 से 7 अटेम्प्ट के मिनिमम आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम करने ही करने हैं। तो अगर सर इतनी सारी चीजें करेंगे तो एक एक चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ले लें अकाउंट्स की। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको आईसीए मॉड्यूल आरटीपी एमटी पास एग्जाम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आज तक उस चैप्टर से आए ना, वो सारे के सारे एक जगह मिल जाते हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है, हमने उस बुक के अंदर बेस्ट मर्जिंग दे दी है। वहां पर बेस्ट मर्जिंग दे दी है आपके सारे के सारे इन क्वेश्चन की, यानी कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सिर्फ फिगर चेंज करके रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को एक जगह डाल दिया, उसको एक बार लिख दिया और उसके नीचे रेफरेंस डाल दी कि भाई साहब ये क्वेश्चन 5 दफे आया है। तो आपको भी पता है कि यार पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम पे हेल्प मिली, टाइम कम से कम लगा। तो पर पी के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, या तो आईसीआई के सारे क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं, या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। सर इसको खरीद कैसे सकते हैं, तो बेटा 888 पे या तो व्हाट्सअप कर दीजिए, 888 पे या तो व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट है www.escholars.in, उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहां से बुक मिल सकती है, ठीक है जी। हाँ जी, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अकाउंट्स की। उसके बाद आता है टेस्ट। अब सर ये टेस्ट, हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, टी बोले तो टेस्ट, हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, उसके बिना आगे बढ़ना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना है भाई साहब, तुम आगे बढ़ते रहते, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा ऊपर वाला चैप्टर जो करा था वो आता है कि नहीं आता है, और आगे बढ़े जा रहे हो बढ़े जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्या ना करो, जब तक आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार ना हो जाए, टेस्ट ना दे दें। तो टेस्ट जरूर देना है और उसे चेक कराना है, खुद से चेक नहीं करना है। तो सर टेस्ट कैसे मिलेगा, तो देखो टेस्ट या तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं कहीं की, और या फिर देखो अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस ले ही रहे हो तो मैं आपको कहूंगा आप ना सेल्फ स्टडी सेट मिलता है हमारा, सेल्फ स्टडी सेट, वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कहते हैं यार लेक्चर नहीं खरीदने मेरे को, तो सेल्फ स्टडी सेट आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में मिल जाएगी। और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक की खास बात क्या है कि इसको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलती है, यानी कि आपको आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है एक तरह से सबका वीडियो सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है जी। परफेक्ट प्रैक्टिस के हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल गया। टी बोले तो टेस्ट, आपको यहां पर मिल गए हमारे टेस्ट, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट, और साथ ही साथ फुल कोर्स मॉक टेस्ट मिल गए, जो आप पहले दिन जिस दिन आपने सेल्फ स्टडी सेट लिया है उससे लेके जितने भी आप वैलिडिटी ले रहे हैं उस टाइम तक के आपको टेस्ट अवेलेबल है। आप टेस्ट जब मर्जी चाहे दे सकते हैं, और उसे हमारी फैकल्टी विद इन 5 to 7 डेज चेक करके देते हैं। तो आपकी सेल्फ स्टडी का, आपका परफेक्ट प्रैक्टिस का काम हो गया, टेस्ट का काम हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो इससे ज्यादा बढ़िया बात नहीं है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ स्टडी सेट ले लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अकाउंट्स के अंदर कैसे फायदेमंद है, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट देना है, और रिवीजन अपने नोट से करिए, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आर बोले तो रिवीजन, और इसका मतलब है अगर आपने सी प्लस पी प्लस टी प्लस आर फोकस कर लिया तो एस 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 बोले तो श्योर शॉर्ट सक्सेस। डेफिनेटली अकाउंट्स के अंदर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अगर आपने ये चारों चीजें कर ली तो। अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली यू कैन गेट मोर देन 90+ मार्क्स अगर आपने ये चारों चीजों को फोकस करा और सारे चैप्टर इसी तरीके से करे तो। उसके बाद बात आती है लॉ की। इस बार लॉ का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा आया, बच्चों को तोते उड़ गए। बच्चे कह रहे हैं कि सर सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, लॉ नहीं होगा। भाई साहब लॉ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं ना, आप चाहे पेपर जाके पीपी से मिला लेना परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से, उसका पेपर भी पूरा का पूरा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से था। सिर्फ पॉइंट क्या था, सिर्फ पॉइंट क्या था कि वहां पर जो क्वेश्चन थे ना, वो दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया, और आपको लगा कि यार पेपर कितना टफ आ गया है। तो पेपर चाहे जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, जितना मर्जी आसान आ जाए, पेपर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस से ही मिलने वाला है। सीधी सीधी बात यही है, ठीक है जी। अगर मैं बिजनेस लॉ के चैप्टर्स की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, नेगोशिएबल, ये वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, ये वाले चैप्टर्स हैं। अब भाई साहब टाइम कम है अगर, तो आप सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, नेगोशिएबल, इंडियन रेगुलेटरी, इन वाले चैप्टर्स को करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बाद में कर लेना।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा एक्ट है, ठीक है जी, सारे एक्ट मिला के, और अकेला वो एक्ट बराबर है, इतनी वेटेज है उसकी, मतलब वेटेज इन द सेंस ऑफ इतना मेहनत लगेगी आपको उसको करने में। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इन एक्ट पे ध्यान दे दें। और लॉ में पास होना चाहते हो तो भाई साहब देखो, कहानियां सबको अच्छी लगती है लॉ में, लॉ के अंदर आपको लॉयर बनने में बड़ा मजा आता है, ठीक है जी। अब लॉ के अंदर भाई साहब आप जरा बात समझे, जो भाई साहब लॉ कर रहे हैं उन्हें जरा समझिए, उनकी स्थिति को समझिए, उन्हें क्या करना है आगे जाके। सर उन्हें जाके आगे अगर वो केस लड़ेंगे तो उन्हें पेपर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जज भाई साहब होते हैं उनको क्या करना पड़ता है सर, रिटर्न के अंदर अपने जो जजमेंट है वो देनी पड़ती है। तो भाई साहब लॉ के अंदर सारा का सारा खेल किसका है, राइटिंग प्रैक्टिस का है। तो अगर आपको भी अपने लॉ सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो सिर्फ एक ही इसका मूल मंत्र है, राइटिंग प्रैक्टिस। रोज 30 मिनट्स अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लॉ पढ़ रहे हो भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना, जो कंसेप्ट समझा उसे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है जी। और टाइम कम है तो अपने सिर्फ पीपी के क्वेश्चन उठाएंगे, याद करेंगे रोज, और रोज 3 से 5 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। शुरू में आपको लगेगा कि यार क्या बोरिंग काम है, बट स्टिल अगर आपने ये 20-25 दिन करके देखा तो आपको पता लगेगा 20-25 दिन के बाद आपका लॉ पे कमांड आने लगा है, आपको पता है आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो याद करते रहते हैं थ्योरी समझ के, जबकि आपको प्रैक्टिकल की तरह आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो राइटिंग 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 यस, और अगर राइटिंग राइटिंग करते हो तो ये आपके लिए बन जाता है मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि कहानी सबको अच्छी लग रही थी और लिखने के बाद हमारे नंबर भी आने लगे तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। और बिलीव मी आप इस सब्जेक्ट में 80 नंबर भी लेके आ पाओगे और 90 नंबर भी लेके आ पाओगे, ठीक है जी। तो राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग, सो द सब्जेक्ट विल बिकम मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो। लॉ के अंदर यही है, इतनी सी बात है, परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार हो सके उसके करने की कोशिश करना। और उसके बाद इसके अंदर भी वही टेस्ट भाई साहब जरूर देना, जो हम चेक करके बताएंगे और आपको बताएंगे बेटा यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है। और पीपी का पता है सॉल्यूशन इतने गजब तरीके से लिखे हुए हैं, वहां पर कैसे प्रोविजन लिखना है, कैसे एनालिसिस कंक्लूजन करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है जी। तो एक सिमेट्री के अंदर आंसर मिल जाते हैं आपको, एक तरह से आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मिल गए एक सिमेट्री में कि किस तरीके से लिखना है। और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो भाई साहब वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो सेल्फ स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे ज्यादा बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ जी सर, तो लॉ की हमने प्रॉब्लम को हल कर लिया है। इसके बाद अभी मैं ये भी बताऊंगा कि यार चारों सब्जेक्ट को डील कैसे करना है इन 100 डेज में, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी मैं मानता हूं, बट स्टिल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बात करें अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो भाई साहब इसके अंदर है हमारे 3 पार्ट्स, मैथ्स स्टैट्स एलआर। मैथ्स की 40% वेटेज है, स्टैट्स की 40% है, एलआर की 20%। तो प्रायोरिटी इसके अंदर मैं 3 प्रायोरिटी में बांटूंगा। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए या तो आप एलआर कर लीजिए, और या फिर अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो पहले आप स्टैट्स से चालू करिए। स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है जी। उसके अलावा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड इंडेक्स नंबर। स्टैट्स के अंदर पहले ये वाले चैप्टर्स करने हैं। हाँ मेरे को पता है कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी भी है इसके अलावा, बट मैंने कहा आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये वाले चैप्टर्स करने हैं स्टैट्स के, ठीक है जी। 40 में से आराम से 30 नंबर का पेपर यही से आने वाला है, क्योंकि ठीक है जी। तो आपने ये कर लिया, आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 के अंदर सबसे पहले आपको करनी है क्या, एलआर। एलआर के अंदर बेटा 20 नंबर के हैं 4 चैप्टर, 20 मार्क्स 4 चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान है। 3-4-5 दिन भी ढंग से करते हो तो एलआर पूरी खत्म हो जाती है। 20 में से हर एक बच्चे के मिनिमम अगर कोई थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ ले तो 15-16 नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं। और आपको ट्राई करना है कि इसे 18 से 19 नंबर पे लेके आने की, मिनिमम 18-19 नंबर आने चाहिए मेरे एलआर में। और बिलीव में आ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपने देखा पास तो मैं यहीं से हो रहा हूँ, स्टैट्स के सब्जेक्ट करके और एलआर से। मैथ्स के अंदर फिर क्या करना है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों सर, इंटर में भी काम आएगा, फाइनल लेवल पे भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से करना। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं सीक्वेंस सीरीज आपका ये कर रही है ना, जैसे आपने प्रायोरिटी 2 के साथ, तो आपके आराम से 60 to 65 मार्क्स का पेपर यहीं से आने वाला है। और आपने ढंग से करा है तो 50 से लेकर के 55 तक बड़े प्यार से आ सकते हैं, और मोर देन इससे भी ज्यादा आ सकते हैं भाई साहब। एक्यूरेसी बच्चों की मैंने देखी है कि 60 क्वेश्चन करे थे और 58 मार्क्स आए हैं, 59 मार्क्स आए हैं, ऐसा हो सकता है। प्रायोरिटी 3 के अंदर बाकी बचे हुए चैप्टर्स कर लीजिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इक्वेशन वाले चैप्टर, ये प्रायोरिटी 3 में है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैथ्स को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन करिए। आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं, क्योंकि हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर भी आपको बताया जाता है, मतलब देखो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन डाले गए हैं। तो मैथ्स के अंदर मैं कहूंगा, क्योंकि आईसीए मॉड्यूल के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले इसके आईसीए क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, करनी है मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर पीपी क्वेश्चंस के अलावा आईसीए मॉड्यूल भी करना है। बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं कर रहा, बट यहाँ पर पीपी के साथ आईसीए मॉड्यूल करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स हमारी, इसलिए ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे सही मिलेंगे, बट स्टिल मैं कहूंगा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। पास होने का तरीका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड टेस्ट 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 टेस्ट, देन यू विल गेट सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। सिंपल सीधी बात है
यहाँ पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हर एक चैप्टर के 3 से 5 टेस्ट लगा रखे हैं हमने। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ऐसे ही नहीं आते बच्चों के 90-95 नंबर हमारे सब्जेक्ट से। इस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से 97 मार्क्स था इस बार का हाईएस्ट मैथ्स का। तो ऐसे नहीं आता। वो सारे टेस्ट, वो सारी पीपी जब लगाते हो, आप आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन बार बार करते हो, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस सब्जेक्ट एज वेल। बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो भाई साहब ज्यादातर बच्चों के लिए आसान है ये, ठीक है जी। और मैंने आपको जैसे मैंने बता दिया वैसे कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रैक्टिस करनी है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस। और टेस्ट देने के लिए आपको आप सेल्फ स्टडी सेट के अंदर ये सारे के सारे टेस्ट मिल ही रहे हैं, ठीक है जी, जिसको चेक करके हमारी फैकल्टी देती है विद इन 5 to 7 डेज। और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट तो हाथ के हाथ मिल जाता है विद कीज, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं अगर मैं, तो प्रायोरिटी 1 के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी। प्रायोरिटी 1 के अंदर ये वाले चैप्टर देखो, ज्यादातर बच्चों के लिए इको जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है जी। हाँ जी, उसके अंदर ज्यादातर बच्चे स्कोर भी कर लेते हैं, बट स्टिल अब भाई साहब सिर्फ इको हो गई है, पहले बीसीके भी हुआ करता था, तो यहाँ पर अब थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा हुई है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है जी। इसकी इसलिए हमने जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है ना, इसकी खास बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए हमने जो क्वेश्चन है ना, उसके क्वेश्चन की ये तो बताया कि वाला आंसर सही क्यों है, चारों अगर ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर सही क्यों है, इसके अलावा बाकी 3 जो गलत है वो गलत क्यों है, ये भी रीजनिंग दी गई है, ताकि आप जब वो पीपी के क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वैसे ही मिल जाएगी, आपको याद रहेगा कि यार ये गलत क्यों है। अगर वो पता लग गया कि गलत क्यों है तो सही तो अपने आप निकल जाएगा ना। तो पीपी के अंदर इसकी ये खास बात है। इसके अंदर भी टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको सेल्फ स्टडी सेट में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट दिल खोल के हैं कि आपसे पूरे नहीं होने वाले, कि अगर आपने वो सेल्फ स्टडी सेट ले लिया तो टेस्ट पूरे नहीं होने। पीपी के क्वेश्चन तो टेस्ट अगर आपने सारे कर लिए तो यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 300 और मोर देन 350 मार्क्स, बिलीव मी और नॉट, बट ये पॉसिबल है, चाहे किसी भी पुराने बच्चे से इस बात का रिव्यू ले सकते हो। तो प्रायोरिटी 1 के अंदर ये वाले चैप्टर्स करने हैं, ठीक है जी। इसकी वेटेज ज्यादा है और मेहनत कम लगेगी यहाँ पर इन चैप्टर्स को करने में। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी। प्रायोरिटी 2 की बात करें तो आपके बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, बिजनेस साइकिल, इंटरनेशनल ट्रेड और नेचर स्कोप एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये आपके प्रायोरिटी 2 है। अभी क्या करना है, अभी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और जम के उसमें मेहनत करिए। इन 2 सब्जेक्ट को अगले 30 दिनों के अंदर ट्राई करिए कि इसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो 70% पे आ जाए और दूसरा सब्जेक्ट एटलीस्ट 50 to 60% पे आ जाए। आराम से हो जाएगा अगर आप लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, पॉसिबल है, ठीक है जी। आपको कंसेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट को जरूर टाइम देना है, यानी कि अगर एक दिन में 12 घंटे 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 4 घंटे कंसेप्ट को, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को और 2 घंटे रिवीजन और टेस्ट को। अगर आप ऐसे टाइम बांटोगे तो बिलीव मी अपकमिंग 100 डेज के अंदर आप निकाल लोगे। सिर्फ यही इतना सा मूल मंत्र है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया है। प्रायोरिटी किसको देनी है ये भी बता दिया है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो यू आर गोइंग टू रॉक इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप अपकमिंग अटेम्प्ट में अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे और आप सेल्फ स्टडी सेट के अंदर भी आप लेके आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप कर सकते हैं। तो जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी ये वाला अटेम्प्ट निकालना उनके लिए आसान हो पाए। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।